Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. देखिए, मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स आने वाला है 28 अप्रैल को आप सभी का पेपर है। सो राउज एकेडमी लेकर आया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए एक कंप्लीट मॉड्यूल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मध्य प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं, और चूंकि मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है ये 40% से भी ज़्यादा आपके एग्जाम का पोर्शन कवर करता है। ऐसे में मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, जनजातीय, सारी चीज़ों की प्री प्लस मेंस को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर शुरू हो चुकी हैं। अगर आप इसके लिए रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स यहां पर मिल जाएंगी जस्ट इन 1999। वहीं साथ ही अगर आप ऑफलाइन मोड पर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट in 2999 you will get your seat and you can confirm your selection in the upcoming prelims examination। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले और आज का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने यहाँ पर ये जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते थे जिन्हें 2018 में यहाँ पर चालू किया गया था, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हिंडर कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर डोनेट कौन कर रहा है, उसकी सारी जानकारी सीक्रेट रखी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पर इशू करने का पूरा अधिकार अगर आपको पता है तो एसबीआई के पास है, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपॉइंट किया था कि ये यहाँ पर 1 या उसके डिनोमिनेशन में यहाँ पर कोई भी डोनेशन ले सकते हैं और किसी भी व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। ना ही यहाँ पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, बल्कि अगर हम बात करें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि देखिए, एक तो जो वोटर का अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फंडिंग कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है, देने वाले कौन है, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में एक तो इसका उल्लंघन हो रहा है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि भाई जितनी भी अभी तक 2019 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पर भरे गए हैं, जितनी भी चीज़ें इशू हुई हैं, इसको यहाँ पर इसकी पूरा का पूरा जो डेटा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर बोला गया है कि आप 13 मार्च तक इन सारे डोनर्स के जो नाम हैं, इन सभी का जो लिस्ट है, इसे आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करिए, क्योंकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर छीन नहीं सकते। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, जहाँ पर इसको लेकर आया गया था कि भाई भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम यहाँ पर नाम उजागर ना करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, ये उसके पीछे हमें देखने के लिए मिल रहा है। विच मीन्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारी ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और साथ ही करप्शन को यहाँ पर एनकरेज कर रहे हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें तो जो सेक्शन 29C है, जो ओरिजिनल सेक्शन 29C है, ये मैंडेट करता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि ये पब्लिकली जितना भी कंट्रीब्यूशन है जो कि 20,000 से ऊपर का है उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करें व्हेन रिसीव थ्रू चेक या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा लिया गया हो। हालांकि यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए गए। आर्टिकल 13A जो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2017, जिसको यहाँ पर एक मनी बिल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था और इसी के आधार पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को। अब देखिए, जो हमारा ओरिजिनल सेक्शन 29C है वो बोल रहे हैं कि आपको कितना भी अमाउंट, कितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर मिल रहा है 20,000 से ऊपर का, आप उसे यहाँ पर डिस्क्लोज करिए। हाउएवर यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स लाए गए वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अमाउंट को डिस्क्लोज करने से प्रोहिबिट करता है। अब जो अमेंडमेंट थे सेक्शन 13A में वो क्या बोल रहे हैं, देखिए, जो अमेंडमेंट है सेक्शन 30A के, ये रिवील करते हैं, ये रिलीफ देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई आप अपनी डिटेल जो रिकॉर्ड है कंट्रीब्यूशन का, जो भी आपको ईबीज के थ्रू मिले हैं, आप उसे सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। वहीं सेक्शन 182 में क्या रिवीजन किए गए,
अमेंडमेंट के पहले सेक्शन 182 यहाँ पर स्टिपुलेट करता है कि जो भी कंपनीज हैं ये यहाँ पर अप टू 7.5% अगर हम यहाँ पर बात करें तो 7.5% तक उनकी नेट एग्रीगेट इनकम का पिछले 3 सालों में जो रही है उसका डोनेशन दे सकती हैं। अमेंडमेंट ने यहाँ पर इस कैप को चेंज कर दिया और अलाउ किया कि भाई कोई भी कंपनी, देखिए, अनलिमिटेड और एनोमिनस फॉर्म में कोई भी कॉरपोरेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विदाउट एनी कैप, मतलब बिना 7.5% के बार के यहाँ पर जितना चाहे उतना डोनेशन दे सकता है। ये जो रिवीजन था, अब आप देखिए कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट कंपनीज, आप देखिए प्रीवियस प्रोहिबिशन, यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें वो देखने मिलेगा। ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आया कि बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन इनके पास आ रहा था वो लॉस मेकिंग कंपनीज के द्वारा आ रहा था। तो नाउ द क्वेश्चंस कम कि अगर कंपनीज लॉस ले रही हैं तो इतना सारा डोनेशन कैसे दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के वाइड होने की बातें भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। सो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये चेंजेस लेकर आए गए हैं। अब चूंकि आप सभी को याद होगा, हम ईबीज को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पर क्या होते हैं ये भी चीज़ आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए थोड़ी। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन करने के लिए एक बिल आया गया था, फाइनेंस बिल 2017, यूनियन बजट 2017-18 में, जहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी कैश डोनेशन को पार्टीज़ की, जो कि 2000 थी, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जिसे बनाया गया था, इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया और एक नया सिस्टम लेकर आया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, एक फंक्शनल है, जहां पर एक प्रोमिसरी नोट के द्वारा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स कोई भी सिटीजन जो भारत का है, जिसका एक KYC है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर चेक या डिजिटल माध्यम से एक एनोमिनस डोनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या इतनी ही मल्टीपल्स में आपको देखने मिलेगा, और इसके लिए ऑथराइज अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है। ये जो बॉन्ड है इस स्कीम के अंदर, ये यहाँ पर 10 दिन के पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, और यहाँ पर इनको किसी पर्टिकुलर पार्टी को दिया जाता है। एडिशनली यहाँ पर एक पीरियड होता है 30 डेज का, जिसको यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ये यहाँ पर एनकेश कराया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट विद दी ऑथोराइज्ड अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब इसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि चूंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फंडामेंटल राइट हमारा गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि भाई जो भी चीज़ें हैं, जो सिटीज़न है उसको पूरी की पूरी आज़ादी है, ऑल सिटीज़न हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ ही यहाँ पर बात की जाती है अपने थॉट्स, ओपिनियन, आइडियाज़ को रखने की बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी इसके अंतर्गत यहाँ पर जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये इनके अधिकारों का हनन है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है डिमांड फॉर डेटा एक्सक्लूसिविटी इन ड्रग डेवलपमेंट इन FTA टॉक्स। देखिए, इंडिया ने फ्री ट्रेड एसोसिएशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है डिमांड ऑफ डेटा एक्सक्लूसिविटी एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग डिस्कशन विद द यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन रिगार्डिंग अ पोटेंशियल फ्री ट्रेड मार्केट। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेटा एक्सक्लूसिविटी की, जिसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं, ड्राफ्ट की जा रही हैं अलग अलग चीज़ें, जिसके अंतर्गत मिनिमम 6 ईयर का एक एम्बार्गो क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पर डेटा को जनरेट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा एक पर्टिकुलर ड्रग्स को लेकर। यहाँ पर ये जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कॉपी कैट वर्जन बाय आइदर रिक्वायरिंग दैम टू जनरेट देयर ओन डेटा or waiting out the embargo period before applying to register and sell their version in India। अब ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है ये हमारी जेनेटिक ड्रग इंडस्ट्री पे देखने के लिए मिलेगा। इंडिया की जेनेटिक ड्रग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये अफोर्डेबल वर्जन, जो जितने भी कॉस्टली ड्रग्स हैं उसको बनाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर इंडिया यहाँ पर इसमें साइन करती है या इसका पार्ट बनती है तो डेटा एक्सक्लूसिविटी कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पर 6 साल के एम्बार्गो पीरियड का पार्ट बना देगी, जिसमें वो किसी भी टाइप की जो ड्रग है, जो पोटेंशियल, जिसका आउटकम, जिसको रेप्लिकेट करना हमारे लिए है, हमारे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा।
सो डेटा एक्सक्लूसिविटी की डिमांड देखिए 2008 से लगातार हमें देखने मिल रही है यूरोपियन यूनियन में EFTA कंट्रीज़ के द्वारा, चाहे हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें, नॉर्वे, आइसलैंड, बाकी सारी कंट्री की। बट कंसिस्टेंस प्रेशर के द्वारा भी अगर हम बात करें, इंडिया अपनी बात पे बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम ऐसी डिमांड्स को यहाँ पर इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नाउ द क्वेश्चंस कम कि जेनेरिक मेडिसिन क्या हैं और डेटा एक्सक्लूसिविटी यहाँ पर क्या होती है। तो पहले डेटा एक्सक्लूसिविटी को समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत यहाँ पर रखा जाता है, स्पेसिफिकली जब हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो हमारा टेस्ट डेटा है जिसे सबमिट किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू प्रूव द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग। ये जो प्रोटेक्शन है ये प्रिवेंट करता है कॉम्पिटिटर्स को कि वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल कंपनी का डेटा है उसको यहाँ पर बिना उनके अप्रूवल के सिमिलर ड्रग या सिमिलर पीरियड के जो एक सर्टेन पीरियड है उसके बिना यहाँ पर लेकर ना आए, ताकि पेटेंट को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा सके। इन एसेंस अगर हम बोले तो डेटा एक्सक्लूसिविटी अलाउ करती है कंपनी को दैट कंडक्टेड द ओरिजिनल रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल टू हैव एक्सक्लूसिव राइट, कि ये पूरा डेटा हमारा है, इस पर पूरे अधिकार हमारे हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसका जो पूरा का पूरा पेटेंट है ये हमारे पास है। ऐसे में जब तक ये पेटेंट पर्टिकुलर कंपनी के पास है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कैन नॉट यूज़ द डेटा। कोई भी चीज़ यहाँ पर ओरिजिनल कंपनी के अप्रूवल के बिना कोई भी इसका जेनरिक वर्जन या सिमिलर ड्रग यहाँ पर लेकर नहीं आ सकती हैं। अब आपको समझना होगा कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है। देखिए, जेनेरिक मेडिसिन का मतलब यहाँ पर होता है एक इजी वर्जन, आप ऐसे समझ लीजिए, एक इस तरीके का वर्जन जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द अफोर्डेबल मेडिसिन। एक बायो इक्विवेलेंट होता है विद द ब्रांड नेम इनोवेटर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये जो मेडिसिन होती हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं ओरिजिनल पेंटेड प्रोडक्ट्स के जैसी, बट यहाँ पर यूजुअली इन्हें दूसरे केमिकल्स नेम या दूसरे प्रॉपराइटरी नेम्स के द्वारा यहाँ पर बेचा जाता है। जेनरिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट यहाँ पर देती हैं, थोड़ी सी सस्ती होती हैं, डोमेस्टिकली इनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। और पेटेंट जो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल द ड्रग यहाँ पर होता है, जो कि यूजुअली 2 साल का होता है, उसके टाइम पीरियड से यहाँ पर बाहर लाने के लिए भी काम करती हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के द्वारा। इनसेट 3D मिशन टू बी लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुमारो। देखिए, GSLV F-14 कैरी करने वाला है इनसेट 3D सैटेलाइट को, जो कि लॉन्च की जाएगी 5:35 पर February 17 विच इज़ टुमारो फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ये बात यहाँ पर रिलीज़ की गई है बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, अगर हम बात करें जो मिशन है मार्क the 16th फ्लाइट ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच इज़ द GSLV, और 10वीं फ्लाइट है इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज की। ये कहीं ना कहीं 7th ऑपरेशनल फ्लाइट है GSLV की, जिसके अंतर्गत इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज को लगाया गया है। इनसेट 3D सैटेलाइट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये 3rd जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लेकर जाया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है ताकि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को एनहांस किया जा सके, लैंड को मॉनिटर किया जा सके, ओशन सरफेस, वेदर फॉरकास्टिंग जैसी चीज़ें या डिज़ास्टर वार्निंग को लेकर आया जा सके। ये ऑगमेंट करती है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज को अलॉन्ग साइड दी रेडिली ऑपरेशन इनसेट 3D आर सैटेलाइट इन दी ऑर्बिट। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अर्थ के सरफेस को, ओशन को, एनवायरनमेंट को यहाँ पर असेस करना, ऑब्जर्व करना और जो भी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस की उसको यहाँ तक पहुँचाना। अब बात आ जाती है कि भाई जियोसिंक्रोनस यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, समझिए, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एक टाइप ऑफ ऑर्बिट है जो कि अर्थ के पास हमें देखने मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है द सैटेलाइट appears to remain stationary related to a fixed point on the earth surface। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट्स कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, जो कि अर्थ के रोटेशन के हिसाब से मैच होता है यहाँ पर।
ठीक है। सो जियोसिंक्रोनस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं जिन्हें अर्थ के आसपास के क्षेत्र में लगभग 35,786 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर लगाया जाता है, ताकि अर्थ की जितनी भी स्पेसिफिक लोकेशन है वो हमें देखने के लिए मिल सके, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सके। साथ ही कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्रायोजेनिक स्टेजेस क्या होती हैं। तो क्रायोजेनिक स्टेज का मतलब होता है रॉकेट की वो स्टेज जहाँ पर यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक, विच इज़ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर प्रोपेलेंट इन इट्स प्रपल्शन सिस्टम। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स एक तरीके के टिपिकल लिक्विड ऑक्सीजन है एज ऑक्सीडायर एंड लिक्विड हाइड्रोजन है एज द फ्यूल। ये जो प्रोपेलेंट्स होते हैं इनको स्टोर किया जाता है और हैंडल किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पर, near and below the -183 degrees Celsius for liquid oxygen and around -250 degrees Celsius for the liquid hydrogen. Cryogenic stages को usually use किया जाता है in the upper stage of launch vehicle for space exploration due to their higher specific impulses, which is a measure of the efficiency of a rocket engine. क्योंकि ये अलाउ करते हैं एक एफिशिएंट कंबंशन को और हायर थ्रस्ट को, जिसकी वजह से जो फाइनल स्टेज है रॉकेट असेंट की स्पेस में जाने के लिए उसको आसानी मिल जाती है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। एक एडिटोरियल है, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक इंटरवेंशन की बात की जा रही है जो कि हमारी लीगल एजुकेशन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए काम कर सकता है। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ और जस्टिस को लेकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी है और बात की जा रही है लीगल एजुकेशन की। ये जो रिपोर्ट है इसने बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिकमेंडेशन दिए हैं जिससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन है कंट्री में उसको यहाँ पर एनहेंस किया जा सके। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले बात की जा रही है कि जो हमारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। 1990s से अगर हम बात करें तो भारत में एक बहुत बड़ा पीरियड हमने देखा है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं लॉयर्स के लिए, ब्राइट यंग स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉ परस्यू करने लगे हैं और NLU का मुख्य फोकस यहाँ रहा है एक स्किल्ड लीगल प्रोफेशन के लिए। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस और डिस्पैरिटीज़ के बारे में भी बात की जा रही है कि NLU जहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, दे still struggling to establish themselves as a center of excellence in legal research। ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रही है कि ओनली दो हमारे पास ऐसे मतलब केवल और केवल दो इंडियन लॉ स्कूल हैं विच इज़ द जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। इनको अगर हम बात करें तो इनको QS रैंकिंग टॉप 250 लॉ स्कूल्स में मतलब हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वहीं बाकी कोई भी NLU वगैरह यहाँ पर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर आने में अभी भी सक्षम नहीं है। सो ये जो अंडर स्कोर है कहीं ना कहीं हमारा लीगल एजुकेशन को लेकर दुनिया भर में, ये अभी भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू लीगल एजुकेशन। और कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड है NLU जैसे इंस्टीट्यूशन का उसे और बढ़ाना ज़रूरी है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के आधार पर जितनी भी हमारे स्कूल्स हैं अक्रॉस द इंडिया इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेशन बनाया जा सके, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जा सके इन ऑल फील्ड्स। सो फोकस एरिया यहाँ पर किस चीज़ को लेकर बात की जा रही है कि भाई हम एक करिकुलम को एनहांस करें, फैकल्टी को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ाएं और जो एक पूरा का पूरा अपलिफ्टमेंट है लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड का उसको यहाँ पर लेकर आ सकें। एक यहाँ पर की प्रपोजल किया गया है विच इज़ द पावर ऑफ द बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया कि भाई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर है जो कि कहीं ना कहीं बार बार रेगुलेट करने की कोशिश करती है लीगल एजुकेशंस को, इसको लिमिट कर दिया जाए और साथ ही यहाँ पर एक नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में बनाई जाए जो कि लीगल एजुकेशन को उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी या कोड प्रैक्टिसेस के अलावा बियॉन्ड जाके रिसर्च करने के लिए काम कर सके। सो नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च एक कमेटी के रूप में यहाँ पर बात की जा रही है। इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से बात करें अगर तो ये यहाँ पर फोकस करेंगी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल लीगल एजुकेशन को लेके, पर्टिकुलरली दोज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लिटिगेशन। ये जो प्रपोज्ड बॉडी है ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगी ताकि इस्टेब्लिशमेंट किया जा सके क्वालिटेटिव बेंचमार्क का, ताकि इन्हेंस किया जा सके स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन। ये कमेटी यहाँ पर सजेस्ट करती है कि जो NCLER है ये यहाँ पर जजेस, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, डिस्टिंग्विश्ड लॉ प्रोफेसर, इन सभी को मिलाकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरह इसको बनाया जाएगा। चलिए
तो ये इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। चलिए, बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लद्दाख में चल रहे अनरेस्ट को लेकर कि लद्दाख यहाँ पर इनिशियली सपोर्ट कर रहा था क्रिएशन ऑफ यूटी एंड व्हाट लेड टू द सब्सिक्वेंट क्रिएशन कॉशन ऑफ एंगर। क्या यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा, क्या डेमोग्राफिक इम्पैक्ट है, क्या इकोलॉजिकल, क्या आइडेंटिकल चेंजेस इससे संबंधित हैं। देखिए, बहुत सारे जो लेह के लोग हैं, 1000 रिटर्न टू लेह स्ट्रीट्स इन सब ज़ीरो टेम्परेचर। यहाँ पर इस महीने की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी और सभी लोगों का यहाँ पर डिमांड है कि उन्हें स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाए लद्दाख को, और साथ ही इन्हें 6th शेड्यूल के अंतर्गत सेफ गार्ड दिया जा सके, जहाँ पर इनके लैंड, कल्चर, लैंग्वेज और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दिया जा सके। लेह यहाँ पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये लेह चलो के नारे के साथ यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको यहाँ पर लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पर काम कर रही हैं इसको लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने डिस्कशन करने के लिए फिर से यहाँ पर बात की है, और इसके लिए एक प्रोमिनेंट इंजीनियर एक्टिविस्ट सोमनाथ वांगचुक, जो कि फास्ट एंड टू डेथ के प्रपोजल पर यहाँ पर बैठ गए हैं, उनके साथ बातचीत करने के बारे में भी बात होनी है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि वाई हैज़ लद्दाख टर्न टू प्रोटेस्ट। तो देखिए, लद्दाख मल्टीपल शटडाउन्स, मार्केट, फ्रीक्वेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन जैसी बहुत सारी गतिविधियों से पिछले कुछ दिनों से सफ़र कर रहा है। जब से आप बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट यूटी बना दिया गया है, इसकी वजह से कंसर्न हो गए हैं अमंग द लोकल्स अबाउट द लॉस ऑफ आइडेंटिटी, रिसोर्सेज एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। ये जो ग्रोइंग रिसेंटमेंट है इसको हम ट्रेस कर सकते हैं अगस्त 2019 से, जब आर्टिकल 370 को यहाँ पर एब्रोगेट कर दिया गया था, और यहाँ पर एब्रोगेट कर दिया गया था जो स्पेशल स्टेटस हैं with the state of Jammu Kashmir and Ladakh, which was one of the 3 division of Jammu and Kashmir। इसको establish कर दिया गया था as a UT without a legislature। Unlike Jammu and Kashmir अगर हम बात करें तो लद्दाख को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता था बाय द 4 मेंबर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली एंड 2 इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस को नहीं हटाया गया था। अब अगर हम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ लेह एंड कारगिल की बात करें तो ये इसको फॉर्म किया गया ताकि इस रीजन को एडमिनिस्टर किया जा सके, और इनकी पावर को लिमिट कर दिया गया। रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हुआ लद्दाखीज का। सरप्राइजिंगली इनिशियली देयर वर ऑप्टिमिज्म कि भाई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो इस क्षेत्र में हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा, और इन्होंने यहाँ पर यूटी स्टेटस की डिमांड करी। इन्होंने यहाँ पर एलिज किया कि भाई इनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है एट द हैंड ऑफ कश्मीरी सेंटर पार्टीज़। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अश्योर किया कि देखिए, नई इरा है, नई इरा की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं हमें लद्दाख को अपफ्रंट में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए लद्दाख को प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। सो कंसर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोटेस्ट जो लद्दाख में हमें देखने मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके का कंसर्न है रिगार्डिंग लैंड यूज़, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो रीजन यूनिक एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें जो लोकल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर यहाँ पर हैं, उनका बोलना भी है कि भाई देखिए, एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। उनका बोलना है कि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक एरिया पर ही है, उसका पर्पस भी फिक्स है। ऐसे में जब हम मेगा सोलर पावर प्लांट जैसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिनके लिए लैंड्स की आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से मिसिंग हो जाते हैं। साथ ही लोकल्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो लैंड सस्टेन वाइल्ड लाइफ हैं, हॉट मेडिसिनल हर्ब्स हैं, इन सभी को, जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, इनको भी यहाँ पर उनके लैंड को भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने जैसी बात की जा रही है। साथ ही एक और अनरेस्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जॉब क्राइसिस। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर जॉब क्राइसिस है, कोई भी कंसर्न नहीं है। इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट है इस रीजन की, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि भाई वल्नरेबिलिटी क्षेत्र की, तो कोई भी किसी भी तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता।
इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए आपके कारगिल में। एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है दैट डिज़ायर टू रिमेन पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट रादर देन ज्वाइनिंग द बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ले। तो यहाँ पर भी इशू हो गया कि भाई कारगिल को पार्ट बना दिया गया है ले का, विच इज़ अगेन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ क्योस, क्योंकि यहाँ पर सिविल सोसाइटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लेह में यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको वल्नरेबिलिटी फील हो रही है कि भाई जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 35 है वो रिमूव कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए एजिटेशन हमें देखने मिल रहे हैं। और लद्दाख ने यहाँ पर बोला है कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजी यहाँ देखने मिल रही हैं, डिस्टिंक्ट फैक्शन आपको देखने मिल रहा है, जहाँ एक तरफ लेह अपेक्स बॉडी है, दूसरी तरफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, और दोनों यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि भाई हमको हमारी चीज़ों को फुलफिल दिया जा सके। क्या क्या डिमांड्स हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले बात, जो एक्टिविस्ट हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि भाई फुल फ्लेजेड इलेक्टेड लेजिस्लेचर यहाँ पर बनाई जाए, ताकि हमारा जो लद्दाखी लोगों का जो पॉपुलेशन है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, उसको यहाँ पर कंडक्ट किया जा सके। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें 6वें शेड्यूल के अंतर्गत यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा सके, ताकि लद्दाख का जो लैंड है, कल्चर है, लैंग्वेज और एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि जो लोकसभा सीट्स है इनको 1 से 2 यहाँ पर कर दिया जाए, विद 1 सीट डेजिग्नेटेड फॉर ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जॉब रिजर्वेशन जो लोकल्स हैं उनको यहाँ पर दिया जाए, ताकि उनका जो इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट हो रहा है वो ख़त्म किया जा सके। साथ ही यहाँ पर बात हो रही है कि एक रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट असेंबलीज़ में यहाँ पर नहीं है, इसको सिक्योर किया जाए, सो दैट इनका एक रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिल सके। ओके क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर लगातार जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत इशू है। और साथ ही जम्मू कश्मीर से जब से यहाँ पर अलग हुए हैं तो कारगिल और लेह दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हमें इशू देखने के लिए मिला है। चलिए बात करते हैं 6वें शेड्यूल के बारे में कि आखिर 6वां शेड्यूल क्या है, इसका संबंध किस चीज़ से है। तो देखिए ये एक स्पेशल प्रोविजन के बारे में यहाँ पर बात करता है, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन दिया गया है हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज़ को, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये प्रोविजन कहीं ना कहीं सेफगार्ड करते हैं हमारे राइट को, हमारे इंटरेस्ट को, जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इन क्षेत्रों में रह रही हैं, और उन्हें कुछ डिग्री तक की ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपने क्षेत्र को अपने हिसाब से डील कर सकती हैं। सो 6th शेड्यूल यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि ट्राइबल एरियाज़ के विद इन स्पेसिफिक स्टेट में बनाई जाती हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं इनका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर इनके पास होते हैं, ताकि ये विभिन्न एरिया को अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जज कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अगर हम बात करें तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, इन सभी के पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिसके अंतर्गत 30 मेंबर आपको देखने मिलते हैं, जिसमें 4 मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नर, और 26 यहाँ पर इलेक्ट होते हैं थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइजी। इनके टर्म की बात करें तो 5 साल का एक टर्म होता है, वहीं इलेक्टेड मेंबर्स का टर्म फिक्स होता है। नॉमिनेटेड मेंबर सर्व करते हैं एट द गवर्नर्स टिल द गवर्नर्स प्लेजर। ऑटोनोमस रीजन की बात करें तो ये एक सेपरेट रीजन काउंसिल की तरह भी हमें देखने के लिए मिलता है। काम क्या है, इनकी फंक्शन क्या है, तो देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में जो आते हैं, जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसको असेस करना, स्पेसिफिक टैक्सेस को इम्पोज करना, साथ ही वाटर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम, इन सारी चीज़ों को डील करना, लैंड फॉरेस्ट से रिलेटेड नियम कायदे कानून बनाना, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं कोसोवा के क्षेत्र की, जहां पे शेंगेन अप्रूवल को लेकर डिले हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए कोसोवो ने रिसेंटली ऑब्टेन कर लिया है वीज़ा फ्री एक्सेस टू द शेंगेन जोन, जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस नेशन के लिए, क्योंकि शेंगेन जोन जो है ये अपने वर्ल्ड के लार्जेस्ट एरिया ऑफ फ्री मूवमेंट के लिए जाना जाता है, जो कि अलाउ करता है कोसोवोस के सिटीजन्स को कि वो एंटर कर सकते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं फॉर अप टू 90 डेज विद इन अ 180 डेज पीरियड। ये माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोसोवोस की जो पोजीशन को स्ट्रेंथनिंग करने में, क्योंकि एक लास्ट नॉन यूरोपियन यूनियन है जो कि वेस्टर्न बाल्कन नेशंस के पास है, और इसके वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए शेंगेन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आप पहले कोसोवोस के बारे में समझ लीजिए, हो सकता है आप में से बहुत से लोग कोसोवो को ही नहीं जानते हों। देखिए कोसोवो के क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोसोवो
कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की अगर हम बात करें तो ये प्रिस्टीना में आपको देखने मिलेगी। रिकॉग्नाइजेशन और स्टेटस की बात करें तो कोसोवो को डिक्लेयर किया गया है इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया ऑन February 17, 2008। कोसोवो को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन जैसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हालांकि कुछ कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना अभी भी कोसोवो को एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देती हैं। तो ये जो रीजन है कोसोवो का, इसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जिसके अंदर आपको मिक्स एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी देखने मिल जाएंगी, प्राइमरली अल्बेनियन और साइबेरियन। लेट 20th सेंचुरी की बात करें तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, टेंशन हुए, जिसकी वजह से कोसोवो वॉर 1999 हुआ और ये वॉर एंड हुई विद द इंटरवेंशन ऑफ नाटो। इसके साथ ही यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन मिशन इन कोसोवो को इस्टेब्लिश किया गया, जिसके साथ ही आप देखेंगे कि इस सारी चीज़ों को समाप्त किया गया था। मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो कोसोवो में अल्बेनियन एथनिसिटी आपको देखने मिल जाएगी और साथ ही आपको एक स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट में सर्ब्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इसी के कारण अल्बेनिया और सर्बियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए आगे अगर हम बात करें, इनसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शेंजेंग एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था। शेंजेंग एग्रीमेंट एक ट्रीटी है जो कि यूरोपियन शेंजेंग एरिया की क्रिएशन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत इंटरनल बॉर्डर को यहाँ पर बात की जाती है। इसको साइन किया गया था 14 जून 1985 को नियर द टाउन ऑफ शेंजेंग, लग्जमबर्ग बाय 5 ऑफ द 10 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ देन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये जो एग्रीमेंट था इसको इनिशियली अप्रूव किया गया था बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के द्वारा, नीदरलैंड इन शेंजेंग, लग्जमबर्ग। By the time the agreement went into effect in March 1995, इटली, स्पेन, पोर्तुगल, ग्रीस ने इसको ज्वाइन किया। ओरिजिनली 5 मेंबर थे विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन ने इसको बाद में ज्वाइन कर लिया। शेंजेंग एरिया की बात कर रहे हैं तो करंटली 27 यूरोपियन कंट्रीज इसका पार्ट बन जाती हैं, जिसके अंदर कुछ यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य था ये इंश्योर करना कि फ्री मूवमेंट हो सके लोगों का, गुड्स का, सर्विसेज का एंड कैपिटल फुलफिलिंग वन ऑफ द EU's फंडामेंटल प्रिंसिपल की प्रोविजन की बात करें तो इसके अंतर्गत इंटरनल बॉर्डर चेक्स को अबॉलिशन करना, एक कॉमन वीजा पॉलिसी क्रिएट करना और साथ ही एक्सटर्नल बॉर्डर कंट्रोल प्रोवाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो शेंजेंग एरिया करंटली कंसिस्ट करता है 27 यूरोपियन कंट्रीज को और ये जो एग्रीमेंट है इसका इम्पैक्ट यूरोप इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल, सिक्योरिटी सारे क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाता है। दैट इज वाई this is particularly important। So आप समझिए अब कॉसवोस की एप्लीकेशन को क्या चैलेंज है। देखिए यूरोपियन कमीशन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कॉसवोस की प्रिपेयर्डनेस को फॉर एड्रेसिंग इलीगल माइग्रेशन एंड करप्शन इन 2018। कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है कि भाई बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पर हो रहा है, एक बहुत टाइम से यहाँ पर लोगों का मानना है कि भाई हमको एंट्री दिया जाए और 2008 से अगर हम देखें तो 2008 से ही कोसोवो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि उसकी एंट्री हो, लेकिन रशिया और चाइना जहाँ पर कोसोवोस की सोवरेनिटी को मान्यता नहीं देते, ऐसे में भी कोसोवोस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। ओके चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सजेशन है या आप जानना चाहते हैं क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल ID विच इज़ dipragyaPandey@rouseacademy.in इस पर मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.